हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सिविल रैंक स्टेट पीसीएस में। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी। हम डीपीएसपी में जो कवर करेंगे वो सारे महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड ही रहेगा। जैसे डीपीएसपी का अर्थ समझेंगे, डीपीएसपी की संवैधानिक स्थिति जानेंगे, डीपीएसपी का वर्गीकरण करेंगे और डीपीएसपी में संशोधन कब कब हुए वो जानेंगे। डीपीएसपी में और मौलिक अधिकार में क्या बनाम है, मौलिक अधिकार बनाम डीपीएसपी ये समझेंगे। मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी के मध्य संघर्ष वाले जो केस है, संबंधित मामले हैं, उन मामलों पर प्रकाश डालेंगे और प्रीलिम्स के पीवाईक्यू आधारित एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न देखेंगे और एक मॉडल आंसर देखेंगे जो 150 वर्ड का 150 शब्द में होगा, जिससे कि आप मेंस लिखने की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आप हमारी किसी भी प्रकार की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप इस लिंक के थ्रू हमें ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री में पीडीएफ पा सकते हैं। दूसरा तरीका है, इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर लीजिए और हमारी टेलीग्राम चैनल के ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो ये हम आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के तरीके हैं। तो बात करते हैं डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये भारत के संविधान के भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक दे रखे हैं। ये क्लास उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है जो प्रीलिम्स और मेंस की कंबाइंड तैयारी कर रहे हैं। तो इनमें दोनों का सार है। आपको ये क्लास देखनी चाहिए, पूरी देखनी चाहिए। मैं गारंटी से कहता हूँ कि इतना कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कोई नहीं ला के दे सकता आपको। इस क्लास को बनाने में मुझे 5 से 6 घंटे लगे हैं, पूरे नोट्स रेडी करने में, ये तय करने में कि आयोग क्या पूछ रहा है और आयोग का ट्रेंड किस तरह के क्वेश्चन से है। तो आप बने रहिए और देखते रहिए हमारी कंप्लीट क्लासेस को। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं डीपीएसपी का अर्थ यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वे संवैधानिक सिद्धांत है। तो अगर पूछता है, आयोग पूछ भी सकता है कि क्या डीपीएसपी संवैधानिक सिद्धांत है, मौलिक सिद्धांत है, सामाजिक सिद्धांत है, तो आपको सही याद रखना है संवैधानिक सिद्धांत हैं, जो राज्य को यह निर्देश देते हैं, सिर्फ निर्देश देते हैं, ये राज्य पे आरोपित नहीं है, सिर्फ निर्देश देते हैं कि वह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर आधारित एक कल्याणकारी राज्य यानी कि वेलफेयर स्टेट की स्थापना करे। ये राज्य जो डीपीएसपी का जो अर्थ है ये वो है। ये भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेके 51 में निहित हैं। ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। इस लाइन को आप अच्छे से याद रख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। इसका मतलब ये है कि न्यायालय द्वारा डीपीएसपी को लागू नहीं किया जा सकता। जैसे कि मौलिक अधिकार को न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है, लेकिन डीपीएसपी को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जाता। ये स्टेटमेंट कई बार आयोग ने प्रीलिम्स में पूछा है। देश के शासन में मौलिक हैं, देश के शासन में मौलिक हैं, तो पूछा जा सकता है क्या मौलिक अधिकार देश के शासन में मौलिक हैं? तो हम आपका आंसर होना चाहिए नहीं। तो फिर डीपीएसपी देश के शासन में मौलिक हैं यानी कि फंडामेंटल इन गवर्नेंस। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक स्टेटमेंट जो अक्सर कर प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार डीपीएसपी संविधान की आत्मा नहीं बल्कि आत्मा की दिशा है। ये स्टेटमेंट प्रीलिम्स में अक्सर पूछा जाता है और कई बार पीवाईक्यू में आया है ये स्टेटमेंट, इसलिए हमने ये शामिल किया है। तो आपको याद होना चाहिए कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार डीपीएसपी संविधान की आत्मा नहीं है बल्कि आत्मा की दिशा है। ठीक है, अब समझ लेते हैं डीपीएसपी की
संवैधानिक स्थिति क्या है? संवैधानिक स्थिति ये है कि ये भाग 4 में है और इनकी प्रकृति क्या है? न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है और उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य यानी कि वेलफेयर स्टेट स्थापित करना, बनाना। और लागू कौन करेगा इन्हें? ये राज्य पर निर्भर हैं कि राज्य उनके अनुसार स्कीमें बनाए और लागू करे। और प्रेरणा कहाँ से ली? ये कहाँ से शामिल किए गए हैं? ये आयरिश संविधान से ग्रहण किए गए हैं। आयरिश संविधान से ही ये ग्रहण किए गए हैं। यहाँ तक क्लियर होगा आपका। अब जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आ जाता है, जो आयोग का फेवरेट है, डीपीएसपी का वर्गीकरण। यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं? कभी तो मैचिंग के बन जाते हैं, जैसे इधर कुछ स्टेटमेंट दे रखा होगा, इधर कुछ स्टेटमेंट दे रखा होगा और फिर मैचिंग के बन जाते हैं इस तरह से। कभी कभी स्टेटमेंट के बन जाते हैं, जैसे 2-3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, स्टेटमेंट 1, 2, 3 और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, यानी कि यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है 100%। तो आपको ये ध्यान से देखना है पूरा ये जितना भी डीपीएसपी का वर्गीकरण है। सिद्धांतों का वर्गीकरण यानी कि डीपीएसपी का वर्गीकरण। निर्देशक सिद्धांतों को उनके वैचारिक स्रोत और उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ये निर्देश निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत हैं। यानी कि जो डीपीएसपी हैं वो 3 तरह के हैं। एक है समाजवादी सिद्धांत सिद्धांत से रिलेटेड डीपीएसपी है, कुछ गांधीवादी तरह के डीपीएसपी है और कुछ उदार और बौद्धिक सिद्धांत से संबंधित डीपीएसपी है। तो डीपीएसपी में क्या-क्या सिद्धांत है? समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदार और बौद्धिक सिद्धांत। ये 3 तरह के सिद्धांत पर डीपीएसपी का वर्गीकरण है। ठीक है? अब समझ लेते हैं कुछ अनुच्छेद 36 से 51 तक पॉइंट टू पॉइंट। ये देखो, ये बीच में कुछ आपके लिए लेके आए हैं। आपको क्या करना है? ये स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है? सेम टू सेम स्क्रीनशॉट ले लेना है। 2 स्लाइड हैं, दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो और इनको अच्छे से रट लो, क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट हैं। अभी डिटेल में हम समझेंगे, पर एग्जाम में कभी-कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो डायरेक्ट जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने सबसे पहले ले लिए हैं। जैसे पूछा जाएगा अनुच्छेद 36 में क्या है? राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 में अनुप्रयोग। अनुच्छेद 38 सामाजिक व्यवस्था। अनुच्छेद 39 नीति के सिद्धांत। अनुच्छेद 39A निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतें। महत्वपूर्ण है, बहुत बार रिपीट हुआ है आयोग के द्वारा ये प्रश्न, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतें। याद रखिए 40, 40 ग्राम पंचायतें। अनुच्छेद 41 में कार्य, शिक्षा एवं सहायता। अनुच्छेद 42 में काम की परिस्थितियां। ये अनुच्छेद 42 में है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 43 की। अनुच्छेद 43 में दे रखा है मजदूरी और जीवन स्तर से संबंधित। अनुच्छेद 43A है श्रमिक भागीदारी। अनुच्छेद 43B है सहकारी समितियां। तो सहकारी समितियों का भी कई बार पूछा गया है, आप याद रखिए सहकारी समितियां अनुच्छेद 43B में है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 45 प्रारंभिक बाल देखभाल। अनुच्छेद 46 कमजोर वर्गों का संरक्षण। अनुच्छेद 47 पोषण और स्वास्थ्य, ये भी महत्वपूर्ण है, आप स्टार लगा लीजिए। अनुच्छेद 48 भी महत्वपूर्ण है, कृषि एवं पशुपालन। और अनुच्छेद 48A भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी अरावली हिल्स का मुद्दा चल रहा है, तो पर्यावरण का जो मुद्दा है वो बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है, जो कि आयोग इसमें से प्रश्न पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद 48A में पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 39 में राष्ट्रीय विरासत की बात है। अनुच्छेद 50 यानी कि 50-50 न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण है। ठीक है, 50-50 में। और अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है। अंतर्राष्ट्रीय शांति किस तरह से? जैसे अभी आपने देखा गाजा पट्टी और इजराइल में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसी तरह से यूक्रेन और
रूस में, रशिया में काफ़ी समय से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इधर आपने देखा इंडिया, भारत का और पाकिस्तान का भी एक छोटा-सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर। तो ये जो है इनके लिए अनुच्छेद 51 है, जो कहे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करो। यहाँ तक कि आपके पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होने चाहिए। आप इस स्लाइड का और इसका दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो। अब समझ लेते हैं इनको सही से डिटेल में मेंस के लिए। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा का वर्णन करता है। किस तरह से करता है? सेम उसी तरह से जिस तरह से अनुच्छेद 12 में किया गया है। और बात करते हैं अनुच्छेद 37 की। डीपीएसपी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। सेम स्टेटमेंट प्रीलिम्स में पूछा गया है, क्या डीपीएसपी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है? तो आपको याद रखना है, नहीं है। लेकिन ये देश के शासन में मौलिक हैं। राज्य का कर्तव्य है कि वह कानून बनाते समय इन्हें लागू करे। ठीक है? अब समझ लेते हैं, 3 तरह के हमने सिद्धांत पढ़े थे। समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, ये पढ़े थे ना, समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, उदार और बौद्धिक सिद्धांत। अब समाजवादी सिद्धांत में कौन-सा अनुच्छेद आता है, गांधीवादी में कौन-सा अनुच्छेद आता है और उदार और बौद्धिक सिद्धांत में कौन-सा अनुच्छेद आता है, वो डिटेल में समझ लेते हैं। ठीक है? 36 और 37 आप पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं 37 के बाद। 37 के बाद का जो अनुच्छेद है, वो शुरू होता है समाजवादी सिद्धांत पर। समाजवादी सिद्धांत पर अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 में क्या कहा है? राज्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय, स्थिति, सुविधाओं तथा अवसरों में असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 39 राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगा। कौन सी नीतियों को सुरक्षित करेगा? सबसे पहले वो आजीविका के साधनों को जुटाएगा, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करेगा, संसाधनों का समान वितरण करेगा और बच्चों व श्रमिकों की सुरक्षा करेगा। ये किसमें है? अनुच्छेद 39 में। आपको ये चारों पॉइंट जो है अच्छे से याद होने चाहिए। वो पूछ लेता है अनुच्छेद 39 में आजीविका के साधन का बात है, आपको समझ में आना चाहिए यस। अगर कहे समान कार्य के लिए समान वेतन है, तो आपका होना चाहिए यस। संसाधनों का समान वितरण किसमें है? अनुच्छेद 39 में। आपको ऐसे याद होना चाहिए। अब बात करते हैं अनुच्छेद 41 की। अनुच्छेद 41 बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 41 बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामलों में कार्य करने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार सुरक्षित करना है। 41 में कभी-कभी क्या होता है कि आयोग डीप में क्वेश्चन पूछ लेता है। ये जो स्टेटमेंट है, ये वो स्टेटमेंट है जो मेंस और प्रीलिम्स दोनों से कलेक्ट करके बनाए हैं। तो इसी तरह के स्टेटमेंट कभी-कभी डायरेक्ट दे देता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमने शॉर्ट्स में तो याद कर रखे हैं, पर डिटेल में हमें याद होते नहीं। तो याद नहीं होते, तो उस समय हम ये पढ़ लेते हैं, तो हमें थोड़ा-थोड़ा धुंधला-धुंधला याद रहता है कि शायद इसमें ये था। तो अगर इस तरह से भी याद रह आता है, तो आपका काम चल जाएगा। अनुच्छेद 42 राज्य काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने एवं मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा। अनुच्छेद 43 राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43 ए उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। अनुच्छेद 47 लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना, ये अनुच्छेद 47 में कहा गया है। अब ये हमारे समाजवादी सिद्धांत सारे खत्म हो गए। अब हम बात करते हैं गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित अनुच्छेद। गांधीवादी अनुच्छेद 40 गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। क्या था? ग्राम पंचायतें थी। राज्य ग्राम पंचायतों को
स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित करने के लिए कदम उठाएगा। अनुच्छेद 43 है, राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43 बी है, सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 40, राज्य समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। ये अनुच्छेद 40 की बात है। अब ये 2 अनुच्छेद और आपके लिए महत्वपूर्ण हैं जो गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित है। तो आपको याद होना चाहिए अनुच्छेद 40 से लेके अनुच्छेद 48 तक गांधीवादी सिद्धांतों से संबंधित है। अनुच्छेद 47 में क्या कहा है? राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए कदम उठाएगा और नशीले पेय तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थ के सेवन पर रोक लगाएगा। ये आर्टिकल 47 में कहा गया है। वहीं पर आर्टिकल 48 गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाएगा। पूछ लेता है जैसे बकरी दूध देती है, दुधारू है, गाय दूध देती है, दुधारू है, भैंस गाय है, दूध देती है, दुधारू है। तो आयोग पूछ लेता है दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाना किस आर्टिकल से संबंधित है? तो आपको याद होना चाहिए अनुच्छेद 48 से। और अनुच्छेद 48 किस में आता है? डीपीएसपी में आता है। और ये किस तरह का सिद्धांत है? ये हमारा गांधीवादी सिद्धांत है। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब ये लास्ट का 3 तरह के सिद्धांत थे। सामाजिक सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, अब तीसरा उदार बौद्धिक सिद्धांत। उदार बौद्धिक सिद्धांत जो है वो अनुच्छेद 44 से लेके और 51 तक है। सिर्फ ये है, आपको समझ में आ रहा है? गांधीवादी सिद्धांत 40 से लेके 48 तक और उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत 44 से लेके 51 तक। तो 44 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 44 में कहा है भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, सिविल यूनिफॉर्म कोड की बात है। तो समान नागरिक संहिता की बात अनुच्छेद 44 में है। अनुच्छेद 45 में सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना। तो ये जो 6 वर्ष है ये याद रखना। कभी कभी वो पूछ लेता है 7 वर्ष तक, 8 वर्ष तक, 9 वर्ष तक या 6 वर्ष तक। तो हमें याद होना चाहिए 6 वर्ष तक की बात अनुच्छेद 45 में कही गई है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 48 की। कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना। तो कृषि और पशुपालन से संबंधित आर्टिकल 48 में है। और अनुच्छेद 48 ए में पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा देश के वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करना है। अनुच्छेद 49 में राज्य की कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करना है। ये किस में है? ये है आर्टिकल 49 में। अब ये 2 और बचे, अनुच्छेद 50 और 51। आपको पता होना चाहिए कि अगर हम देखो कैसे याद रखना है। अगर हम 40 की बात करें तो ग्राम पंचायतें, अगर 50 की बात करें 50-50 तो न्यायपालिका और कार्यपालिका में अलग करने के लिए कदम उठाना। और अनुच्छेद 51 की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है। ये आपके आर्टिकल थे आपके 36 से लेके 51 तक। ठीक है, किस तरह के? 3 तरह के आर्टिकल थे। एक था समाजवादी, एक था गांधीवादी, एक था आपका उदारवादी। ये तीनों तरह के सिद्धांत पर आधारित डीपीएसपी के आर्टिकल थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा डीपीएसपी में संशोधन कब कब हुआ और किसमें क्या संशोधन हुआ।
महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आयोग के ट्रेंड में ये सब आ रहा है और आयोग डीप में जाके भी पूछ लेता है, तो हमको कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। जो आयोग पूछता है हमको सिर्फ वो पढ़ना है। और हाँ, हमको कोई भी ऐसा डिटेल में नहीं पढ़ना है जहाँ हमें लगे कि हमें पीएचडी करनी है। हमको पीएचडी नहीं करनी इस पे, हमको इतना पढ़ लेना है कि हम जीएस पेपर सेकंड और प्रीलिम्स में पॉलिटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लें। तो डीपीएसपी के संशोधन तैयार करते हैं। 42वां संविधान संशोधन यानी कि 1976। तो पूछा जा सकता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में। इसमें नए निर्देश जोड़कर संविधान के भाग 4 में कुछ बदलाव किए गए। जैसे अनुच्छेद 39A, उसमें गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना जोड़ा गया। अनुच्छेद 43A में उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को जोड़ा गया और अनुच्छेद 48A यानी कि 48A में पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना जोड़ा गया। वहीं पे अगर हम बात करें संविधान संशोधन 44 की, ये क्या था? ये 42वां था पहले जो पढ़ा, अभी ये 44वां है। 44वां संविधान संशोधन 1977। इसने धारा 2 को अनुच्छेद 38 में सम्मिलित किया, जो घोषित करता है कि राज्य विशेष रूप से आय में आर्थिक असमानताओं को कम करने और व्यक्तियों के बीच नई वर्ग के समूहों के बीच स्थित सुविधाओं एवं अवसरों संबंधी असमानताओं को खत्म करने का प्रयास करेगा। ये 44वां संविधान संशोधन 1977 में जोड़ा गया। यहाँ तक क्लियर है आपका? अब समझते हैं, इसने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को भी समाप्त कर दिया। तो किसने किया था? ये था 44वां संविधान संशोधन। वर्ष 2002 का 86वां संशोधन अधिनियम, इसने अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल दिया और प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बना दिया। तो आर्टिकल 21A क्या है? मौलिक अधिकार है और ये पहले 45 में यानी कि डीपीएसपी में था। अभी किस में है? फंडामेंटल राइट्स में है यानी कि मौलिक अधिकार में। अब बात कर लेते हैं मौलिक अधिकार बनाम डीपीएसपी। पूछ लिया जाता है कि मौलिक अधिकारों में और डीपीएसपी में क्या क्या फर्क है। ये स्टार लगा लीजिए, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो आयोग ने अपने पेपर में पूछे, आयोग ने क्वेश्चन शामिल किए हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी हमारा चैनल प्री मैच्योर चैनल है। अगर आपने यहाँ तक क्लास कंप्लीट की है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अभी तैयारी पे फोकस करते हैं इधर-उधर की बातों से। अच्छा, अब करते हैं मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी। अब इसमें पहले है, ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। इसका मतलब कि न्यायालय इनको लागू करा सकता है, लेकिन डीपीएसपी को न्यायालय लागू नहीं करा सकता। मौलिक अधिकार जो है वो नकारात्मक और निषेधात्मक हैं, लेकिन डीपीएसपी सकारात्मक में आते हैं। राज्य पर प्रतिबंधित हैं और ये राज्य को नीति निर्देशन देते हैं, यानी कि राज्य पर प्रतिबंधित नहीं है। ये व्यक्ति केंद्रित है और ये समाज केंद्रित है, यानी कि मौलिक अधिकार व्यक्ति केंद्रित होता है और डीपीएसपी समाज केंद्रित होता है। यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा क्लास। अब समझ लेते हैं प्रीलिम्स में आए हुए कुछ पीवाईक्यू आधारित एमसीक्यू क्वेश्चनों को, उनको कर लेते हैं। डीपीएसपी के बारे में कौन सा कथन सही है? आपको क्या बताना है? सही कथन बताना है। ऑप्शन ए है, ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, तो ये बात गलत है। ऑप्शन बी है, ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, तो ये बात सही है। डीपीएसपी को न्यायालय लागू नहीं करा सकता। ऑप्शन सी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आंसर मिल चुका है।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? अभी हमने उद्देश्य पढ़ा था, इसीलिए हमने जो भी नोट्स बनाए हैं, वो वही नोट्स शामिल किए हैं, वही टॉपिक शामिल किए हैं जो आयोग प्रश्न बनाता है। हमने किसी भी टॉपिक पे पीएचडी करने की कोशिश नहीं की है। तो ऑप्शन दे रखा है ए राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, ऑप्शन बी आर्थिक लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्य की स्थापना। तो आर्थिक लोकतंत्र और कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट की स्थापना करने की बात की गई है। केवल सामाजिक न्याय नहीं, नागरिकों के अधिकार की रक्षा नहीं। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अभी हमने पढ़ा था, हमें 2 ऐसे याद रखने 40 यानी कि ग्राम पंचायतें, ठीक है? और 50 न्यायपालिका और व्यवस्थापिका में दोनों में विभेद पता किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 40। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। इसमें दे रखा है कि कौन सा एक डीपीएसपी है जो मौलिक अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन या धर्म की स्वतंत्रता। अब ये डीपीएसपी नहीं है, इसका आंसर सी होगा, यानी कि कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। इसका सी आंसर है, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन अनुच्छेद 43 है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता। अभी हमने पढ़ा था, मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान किस डीपीएसपी में है? तो इसका सही आंसर 39 ए हो जाएगा। 39 ए ही है इसका सही आंसर, ठीक है? अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा में पूछे गए कुछ अभ्यास प्रश्नों की, जिनको आपको 150 शब्द में, ठीक है, शुरुआत में 150 शब्द में, अगर आप पहले लिख चुके हैं आंसर तो 250 शब्द में आपको आंसर लिखने की कोशिश करनी है। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे आंसर लिख के पोस्ट कर दीजिए, या हमें कमेंट बॉक्स में लिख के अपना आंसर बताइए, पेस्ट कर दीजिए वहाँ, तो हम चेक करके आपका मूल्यांकन करके आपको बताएंगे कि किस तरह से आपकी तैयारी, किस मोड़ पे क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो प्रश्न 1 है, आपको 3 प्रश्न दिए जाते हैं, 3 में से उसके बाद 1 प्रश्न का मॉडल आंसर हम आपको बताते हैं। तो ये 3 प्रश्नों की कोशिश आपको करनी है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के समाजवादी चरित्र की विवेचना कीजिए। हमने आपको 3 तरह के डीपीएसपी बताए, एक समाजवादी, एक गांधीवादी और एक जो थे मौलिक वाले थे। तो 3 तरह के सिद्धांत बताए आपको, और वो तीनों तरह के सिद्धांत पे आपको काम करना है। तो तीनों तरह के नोट्स लिख लेने पर, इसमें अभी क्वेश्चन दे रखा है समाजवादी चरित्र की विवेचना के लिए। तो अगर आप चाहे मैं आपको तीसरे वाले का भी नाम बताऊँ तो अभी बता देता हूँ। मुझे क्या था, उदार और बौद्धिक, ठीक है? समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और बौद्धिक सिद्धांत, ये 3 तरह के सिद्धांत थे। प्रश्न संख्या 2 है, 2 क्वेश्चन है सेकंड नंबर का। इसमें पूछा है मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के मध्य संबंधों को न्यायिक व्याख्याओं के आलोक में स्पष्ट कीजिए। अगर आप कर सकते तो करिए, नहीं तो इस पर मैं क्लास लेके आने वाला हूँ, उसको देख के इसका आंसर तैयार कर सकते हो। प्रश्न 3 है, भारत को कल्याणकारी राज्य बनाने में डीपीएसपी की भूमिका का परीक्षण कीजिए। ये हम अच्छी तरह से समझा चुके हैं, आप इसका आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। अब बात करते हैं 150 शब्द का मॉडल आंसर, जो जीएस पेपर 2 में पूछा जाता है। ये है मौलिक अधिकारों और राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के मध्य संबंध का आलोचनात्मक परीक्षण करते हैं। आलोचनात्मक यानी कि आलोचना इसकी करनी है। आंसर इसका, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के 2 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, जो मिलकर लोकतांत्रिक शासन को दिशा प्रदान करते हैं। जहां मौलिक अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता,
और गरिमा की रक्षा करते हैं। वहीं डीपीएसपी राज्य को सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना हेतु सकारात्मक दायित्व सौंपते हैं। इस तरह से आपकी ओपनिंग होनी चाहिए। अब आगे थोड़ा समझते हैं। प्रारंभिक न्यायिक दृष्टिकोण में चंपकम राजन वाद 1951 में सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों को प्रधान माना, किंतु केशवानंद भारतीय वाद 1973 में और मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं तथा संविधान की मूल संरचना का हिस्सा हैं। ये आपका बॉडी होना चाहिए। अब कंक्लूजन, वर्तमान में यह स्वीकार किया गया है कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के बीच सामंजस्य स्थापित कर ही एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना संभव है। इस तरह से आपको प्रश्न का आंसर लिखना आना चाहिए। मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के मध्य संघर्ष वाले जो संबंधित मामले हैं, हम उनको डिटेल में नेक्स्ट क्लास में आपको बताने वाले हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ। आप पहले आपने ये क्लास की, ठीक है। क्लास के बाद में आपको नोट्स बनाने हैं, नोट्स हो जाएगा। उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, पीवाईक्यू हो गया। उसके बाद मेंस के आंसर राइटिंग करनी है आपको, आंसर राइटिंग हो जाएगी। उसके बाद आपको रिवीजन करना है, रिवीजन हो जाएगा। बस आप इस तरह का मेथड अप्लाई कर लीजिए, आपका 100% प्रीलिम्स, ठीक है, और 100% मेंस कंप्लीट हो जाएगा और कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं एग्जाम में। एग्जाम की भी गारंटी है। यदि आप हमारी कंप्लीट इंडियन पॉलिटी का सीरीज देखना चाहते हैं तो ये प्लेलिस्ट है, इस नाम से यूपीपीसीएस इंडियन पॉलिटी कंप्लीट सॉल्यूशन 2026। तो यहाँ से आप पूरा इंडियन पॉलिटी कवर कर सकते हैं। यदि आप कोई पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं हमारी, तो ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।